हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक अध्याय के अंतर्गत आने वाले प्रमुख टॉपिक हाइड्रोकार्बन का नामकरण, अर्थात नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, फिर भी मैं एक बार यहां पर पुनः आपको बताना चाहूंगा हाइड्रोकार्बन के बारे में। देखिए, हाइड्रोकार्बन जो शब्द है यहां पर दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हाइड्रो, और हाइड्रो जो शब्द है वह आया है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन, तो वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन के योग करने से बनता है, उस यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपसे पूछा जाए हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं तो आप बताएंगे वह यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को जब हम वर्गीकृत करते हैं तो उसको दो भागों में प्रमुख रूप से बांटा जाता है। वह दो भाग कौन कौन से हैं? वह दो भाग हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। यह देखिए, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक वे हाइड्रोकार्बन जिनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, अर्थात सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमें जाना था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल आबंध होता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध हो या फिर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में त्रिआबंध हो। जिन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल आबंध होता है उनको हम एल्केन का नाम देते हैं। हमने पढ़ा था वहां पर एल्केन। एल्केन, ठीक है। और जिन कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विआबंध होता है उनको हम कहते हैं एल्कीन। परंतु जिन कार्बन परमाणु के बीच में त्रिआबंध होता है उनको हम कहते हैं एल्काइन। अब हम जरा इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उनको अगर हम आगे विभाजित करें तो उनको हम विभाजित कर सकते हैं किसके अंदर? तीन भागों में। ये देखिए, तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है सीधी श्रृंखला सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, सीधी श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात स्ट्रेट चेन। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। और दूसरी प्रकार के जो हमारे पास संतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे वह होंगे शाखीय हाइड्रोकार्बन, अर्थात ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। और तीसरे प्रकार के जो होंगे हमारे पास वह होंगे चक्रीय संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अर्थात साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार से जो एल्कीन होंगे हमारे पास, अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे, इसी प्रकार से जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होंगे उनको भी हम तीन प्रकार में बांट सकते हैं,
सीधी श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, शाखीय श्रृंखला वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के प्रकार के आधार पर आइए अब हम अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से जो सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है या शाखीय श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है या चक्रीय संतृप्त या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उनका नामकरण कैसे किया जाता है। किसी भी यौगिक का, किसी भी वस्तु का, किसी भी जंतु का जो नामकरण किया जाता है उसके दो सिद्धांत होते हैं। देखते हैं वो दो सिद्धांत कौन से होते हैं। एक तो सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत अर्थात कॉमन सिस्टम। इसको ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नेमिंग भी बोला जाता है। ट्राइवियल, ये देखिए। दूसरा हमारे पास सिद्धांत है, हाइड्रोकार्बन का अगर नामकरण करना है तो उसके लिए हम IUPAC सिद्धांत, IUPAC जो यहां पर नाम है, सबसे पहले मैं उसकी फुल फॉर्म आपको समझा दूं। आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, यू का अर्थ है यूनियन ऑफ, पी का अर्थ रहेगा प्योर, एंड ए अप्लाइड, सी केमिस्ट्री। अर्थात IUPAC का अर्थ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक यूनियन है, एक संगठन है। और इस संगठन को 1958 में स्थापित किया गया। कब बनाया गया? 1958 के अंदर इसको संगठित किया गया। IUPAC की फुल फॉर्म जानने के बाद अब हम चलते हैं सामान्य सिद्धांत, क्योंकि सामान्य सिद्धांत के अनुसार किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम किस प्रकार दिया जाता है। देखिए, जो सामान्य सिद्धांत है अर्थात कॉमन सिस्टम या ट्राइवियल सिस्टम है, उसके अनुसार जब हम किसी भी यौगिक का नाम देते हैं तो उसमें किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता, अर्थात उसमें कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते और अपनी मर्जी के हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से उस यौगिक का नाम दे दिया जाता है। मैं यहां पर एक उदाहरण ले रहा हूं सिरका, जिसको एसिटिक एसिड का नाम दिया जाता है। इसका नाम एसिटिक एसिड क्यों पड़ा? देखिए, एक शब्द है एसिटाइनस, एसिटाइनस, यह शब्द लैटिन भाषा का है और लैटिन भाषा के अनुसार एसिटाइनस शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है विनेगर। विनेगर, तो यहां पर सिरके के लिए एसिटिक एसिड का नाम देने में किसी नियम का, कानून का पालन नहीं किया गया और नाम दे दिया गया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्योंकि एसिटाइनस एक शब्द है लैटिन भाषा का जिसका अर्थ होता है विनेगर, तो किसी कानून का, नियम का पालन नहीं, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार नाम दे दिया गया। और IUPAC के सिद्धांत के अनुसार इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये इसका फॉर्मूला होता है। C12 दो कार्बन है, इथ आ जाएगा और COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ओइक एसिड आ जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल। तो यहां पर एसिटिक एसिड का इथेनोइक एसिड नाम देने के लिए हमने कुछ नियमों का उपयोग किया।
उसके अनुसार हमने यहाँ पे नाम दिया इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड जो नाम है वो आईयूपीएसी सिद्धांत के अनुसार है, जबकि एसिटिक एसिड जो हम बोल रहे हैं, विनेगर जो हम बोल रहे हैं, वह किसी नियम पर आधारित नहीं है। तो मुख्य रूप से यही अंतर है दोनों में कि सामान्य सिद्धांत के अनुसार किसी भी यौगिक का नाम देने के लिए किसी कानून नियम का पालन नहीं किया जाता, जबकि आईयूपीएसी एक ऐसी संस्था बनाई गई जो किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम देने के लिए नियम बनाती है। आइए इन दोनों में अंतर समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन से एक उदाहरण लेते हैं। आपने देखा होगा कि आपका ही कोई दोस्त दो नामों से जाना जाता है। घर पर उसको किसी और नाम से बुलाया जाता है, जबकि विद्यालय में उसको किसी और नाम से पुकारा जाता है। उदाहरण के लिए किसी बच्चे का नाम राजकुमार है, विद्यालय में उसको राजकुमार के नाम से जाना जा रहा है, जबकि हो सकता है कि उसको घर पर राजू के नाम से जान रहे हो। तो घर पर उपयोग होने वाला जो राजू नाम है वह किसी कानून नियम से नहीं दिया गया, जबकि कुछ नियम सिद्धांतों का पालन करके और फिर राजकुमार नाम रखा गया। तो इसी प्रकार से कोई भी कार्बनिक यौगिक है अगर हमारे पास, तो उसके दो प्रकार से नाम दिए जाते हैं। आईयूपीएसी नाम देने से, एक रिकॉग्नाइज्ड नाम देने से एक लाभ और है। क्या कि जो आईयूपीएसी ने जो सिद्धांत बना दिया और किसी भी यौगिक का जो नाम है उस आईयूपीएसी सिद्धांत के अनुसार निर्धारित कर दिया गया, तो उस यौगिक का नाम पूरे संसार में वही रहेगा, अर्थात सेम रहेगा। उदाहरण के लिए, चाहे हम भारत में हो, चाहे हम जापान में हो, रूस में हो, अगर हम इथेनोइक एसिड नाम का कोई यौगिक मांगते हैं तो वह हमें एक ही यौगिक देगा, CH3COH। परंतु यदि हम सिरका कहकर के बुलाते हैं तो हो सकता है कि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाए। तो इस प्रकार अगर हम आईयूपीएसी सिद्धांत के अनुसार नाम देते हैं तो पूरे संसार में एक यौगिक का एक ही नाम प्रचलित होता है, उसको समझने में और समझाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। तो आइए अब हम देखते हैं कि आईयूपीएसी सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोकार्बन का नामकरण कैसे किया जाता है। देखिए, सबसे पहले हम यहां पर ले रहे हैं सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का नामकरण। उसके लिए यहां पर आपको दो प्रमुख नियम है, उनको याद करना पड़ेगा। पहला नियम है कार्बन परमाणुओं की संख्या के अनुसार प्रमुख नाम निर्धारित करना। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं की संख्या गिननी है। देखिए, यदि हमारे पास कार्बन के परमाणु की संख्या 1 है तो हम उस यौगिक का नाम शुरू करेंगे मिथ से। ये देखिए METH, मिथ से शुरू करेंगे। और यदि हमारे पास 2 कार्बन के परमाणु है किसी यौगिक में तो वहां पर हम एथ शब्द का उपयोग करेंगे, ETH। जहां पर 3 कार्बन के परमाणु होंगे वहां पर हम प्रोप शब्द का उपयोग करेंगे उस यौगिक का नाम देने के लिए, PROP, प्रोप। इसी प्रकार यदि हमारे पास 4 कार्बन के परमाणु हैं तो वहां पर हम ब्यूट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश में BUT। आप इसको बट का उच्चारण नहीं लीजिएगा, बट कहेंगे गलत होगा, आप यहां पर इसको ब्यूट बोलेंगे। और 5 कार्बन के लिए आप पेंट शब्द का इस्तेमाल करेंगे, PENT, पेंट। जहां पर 6 कार्बन के परमाणु आपको मिल जाए वहां पर आप उसको हेक्स संबोधित करेंगे, HEX, हेक्स। 7 कार्बन के लिए आप हेप्ट शब्द का उपयोग करेंगे, HEPT। 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या को निर्धारित करना है कितने हैं, फिर हमको उस यौगिक का प्रमुख नाम पता चलेगा। यदि कार्बन का 1 परमाणु है तो मिथ, 2 परमाणु है तो इथ, 3 परमाणु है तो प्रोप, 4 परमाणु है तो ब्यूट, 5 परमाणु है तो पेंट, 6 परमाणु है तो हेक्स, 7 परमाणु है तो हेप,
8 परमाणु है तो ऑक, 9 परमाणु है तो नॉन और 10 परमाणु है तो डेक, 11 है तो यूनिडेक, 12 है तो डूडेक, 13 है तो ट्राइडेक। इस प्रकार से आगे और भी है, परंतु हमारे सिलेबस के अनुसार यहां पर 10 तक ही है। आप 10 तक याद कर लेंगे काफी होगा। इसके बाद देखिए पहला नियम आपको समझ आ गया होगा कि हमें सबसे पहले कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर प्रमुख नाम निर्धारित करना है। प्रमुख नाम मिथ, इत, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स क्या होगा ये उस यौगिक में आने वाले कार्बन के परमाणुओं से पता चल जाएगा, क्योंकि यह नियम बहुत जरूरी है। इसको मैं बाद में उधर साइड से लिखूंगा। अभी हम दूसरे नियम को देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। दूसरा प्रमुख नियम है कार्बन परमाणुओं के बीच उपस्थित आबंध के आधार पर नाम निर्धारित करना। वो कैसे होगा उसको समझने के लिए आप देखिए, अगर हमारे पास कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल आबंध है तब आप शब्द उपयोग करेंगे एन और अंग्रेजी में ANE। यह शब्द आपको प्रमुख कार्बन का नाम आने के बाद उसके पीछे लगाना है। पीछे लगने वाले शब्दों को हम अनुलग्न अर्थात सुफिक्स कहते हैं। जिन कार्बन परमाणु के बीच द्विआबंध होगा उनके लिए हम ईन अर्थात ENE उस सुफिक्स का उपयोग करेंगे, अनुलग्न का उपयोग करेंगे। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल आबंध तो एन लगा देंगे, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध है तो ईन लगा देंगे, और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच यदि त्रिआबंध है तो हम वहां पर आयन लगा देंगे, आयन, ठीक है, और अंग्रेजी में YNE लगा देंगे। तो हमारे पास यहां पर सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के नामकरण में 2 प्रमुख नियमों का उपयोग होना है। पहला नियम आपको बताया गया, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पे प्रमुख नाम निर्धारित करना। 1 के लिए मिथ, 2 कार्बन के परमाणु है तो इथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, वो अभी मैंने जो आपको बताया। अगर हम दूसरे नियम की ओर चले तो हमें फिर कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच बनने वाले आबंध को देखना है। यदि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एकल आबंध है तब हम सुफिक्स के रूप में अर्थात अनुलग्न के रूप में एन जोड़ देंगे। किस में जोड़ देंगे? कार्बन के प्रमुख नाम के पीछे जोड़ देंगे। अभी मैं उदाहरण से भी बताता हूं आपको। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध है तो इन जोड़ देंगे और त्रिआबंध है तो आइन जोड़ देंगे। देखिए दोनों नियमों को मैंने यहां बोर्ड पर एक साइड में लिख दिया है। 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन के लिए H, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, इस प्रकार से 10 तक लिख दिए हैं। और मैंने कार्बन कार्बन के बीच में एकल आबंध है तो एन लगाएंगे, ANE, कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है तो इन लगाएंगे, ENE, और कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध है तो आइन शब्द पीछे से सफिक्स के रूप में जोड़ा जाएगा। आइए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। इसके जो प्रमुख उदाहरण हैं, हम सबसे पहले 1 कार्बन के परमाणु से शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर मेरे पास 1 कार्बन का परमाणु है। 1 कार्बन के परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है, जिसमें पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, बाहर वाले कक्ष में L कक्ष के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब 4 उसकी संयोजकता हो गई, अर्थात वह 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा, सहसंयोजी आबंध बनाएगा। और क्योंकि यहां हम पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन, तो दूसरा जो यहां पर हमारे पास तत्व रहेगा वह रहेगा हाइड्रोजन। तो कार्बन के साथ हमने क्या करना है? हाइड्रोजन को जोड़ देना है। कार्बन की संयोजकता 4 थी, इसलिए जो कार्बन है यहां पर 4 आबंध बनाएगा, 4 आबंध हमने बना दिए। तो ये जो हमारे पास यहाँ कार्बन का परमाणु है अपनी संयोजकता पूरी कर चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा। देखिए C1 है और H जो है वो 4 है, तो यहां पर हमने इसका सूत्र लिख दिया CH4। इसके बाद हम इसका नाम देखते हैं कि IUPAC
के सिद्धांत के अनुसार इस यौगिक का क्या नाम होगा, अर्थात CH4 का क्या नाम होगा। देखिए यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, कार्बन के परमाणुओं की संख्या गिननी है, फिर नाम निर्धारित करना है कि इसका प्रमुख नाम क्या है। देखिए यहां पर कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 1। आप चाहे इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में देखें, चाहे आप इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखें। देखिए यहां पर कार्बन का एक परमाणु है और कार्बन का एक परमाणु IUPAC क्या नाम निर्धारित करता है, कार्बन के एक परमाणु के लिए IUPAC मिथ नाम निर्धारित करता है। तो हम यहां पर इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, मिथ। ये हमारा पहला नियम हो गया। आइए अब हम अपने दूसरे नियम की ओर चलते हैं। हमें अब क्या करना है, हमें आबंध देखने हैं कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कितने आबंध है। देखिए आप यहाँ पर कार्बन के कितने परमाणु हैं, 1, कोई दूसरा है नहीं, तो एक कार्बन का परमाणु यहाँ पर कितने आबंध बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, एक एक आबंध बना रहा है। एक आबंध इधर बनाया है, एक इधर बनाया है, तो एकल आबंध है। एकल आबंध होने पर क्या शब्द जोड़ना है, हमें वहां पर एन शब्द जोड़ना है, एन। ये देखिए मैंने जोड़ दिया इसमें, और क्या बन गया नाम फिर हमारे पास, मीथेन। मिथ एक कार्बन के लिए, एन एकल आबंध होने की वजह से, है ना। अंग्रेजी में अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या हो जाएगा, देखिए एक कार्बन के लिए METH, मिथ, है ना। और एकल आबंध होने की वजह से हमें क्या करना है, ANE सुफिक्स के रूप में जोड़ देना है। ये जोड़ दिया, देखिए तो क्या नाम बन गया है, मीथेन, है ना। बहुत आसान। और भी उदाहरण लेते हैं। देखिए मैं यहां पर एक यौगिक ले रहा हूं जिसमें 2 कार्बन के परमाणु हैं। ये देखिए मुझे इसकी संयोजकता पूरी कर देनी है। कार्बन की संयोजकता 4 है, तो कितने आबंध बनाएगा, 4 बनाएगा। याद रखिए किसी भी कार्बनिक यौगिक में आप कार्बन के साथ 5 या 6 आबंध नहीं बनाना, हमेशा आपको 4 ही आबंध बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए ये वाला कार्बन है, इसके साथ 4 आबंध बने हुए हैं। ये कार्बन इस कार्बन के साथ यहाँ ये आबंध बना रहा है, एक ऊपर बना रहा है, एक इधर राइट साइड में बना रहा है, एक नीचे की साइड बना रहा है। 4 आबंध इसके हो गए, 4 ही इसके हो गए। अब मुझे इसकी संयोजकता हाइड्रोजन जोड़ करके पूरी कर देनी है। ये देखिए मैंने कर दी। जितने आबंध है वो सारे के सारे हाइड्रोजन परमाणुओं से बना रहा है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है। अब हम इसके सूत्र की ओर चलते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या होगा, कार्बन के कितने परमाणु हैं, यहाँ पर 2 परमाणु हैं, तो हम इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। कैसे, ये हो गया कार्बन एक कार्बन, इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन CH3, ये हो गया। फिर दूसरा कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर कितने हाइड्रोजन, 3, फिर ये 3 हाइड्रोजन, तो CH3 यह भी बोल सकते हैं। और अगर हम इन पूरे को जोड़ के लिखें तो कार्बन कार्बन जो परमाणु है वो एक जगह जोड़ देने हैं। कितने कार्बन के परमाणु है, 2, C2। इसी तरह हाइड्रोजन कितने हो गए, ये 3 इसके और 3 इसके, 6, तो C2H6। ये इसको हमने इकट्ठा करके लिख दिया, C2H6। तो सूत्र तो हमें समझ आ गया कि कैसे लिखना है, संरचनात्मक सूत्र कैसे लिखना है, और उसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है, आणविक सूत्र है, वो कैसे लिखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नामकरण की ओर, किसका नाम क्या होगा। IUPAC के पहले सिद्धांत का आप उपयोग करिए। पहला सिद्धांत कहता है अगर 1 कार्बन है तो आप उसके लिए मिथ लगाते हैं, अगर 2 कार्बन है तो आप एक लगाते हैं। तो यहाँ पर तो 2 ही कार्बन है ना। आप इनकी नंबरिंग भी कर सकते हो, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन है यहाँ पर, 2 के लिए हमें क्या करना है, एथ लिख देना है। ये लिख दिया मैंने एथ, है ना। अब मुझे क्या करना है, दूसरे नियम की ओर चलना है। दूसरा नियम ये कहता है एकल आबंध के लिए एन, द्वि आबंध के लिए इन और त्रि आबंध के लिए आइन लगाना है। तो यहाँ पर एकल ही तो आबंध है कार्बन कार्बन के बीच में, तो एन लगाना है। एन लगाते ही क्या बन जाएगा, इथेन, एथेन बन गया। और अगर अंग्रेजी में इसको देखते हैं तो 2 कार्बन के लिए क्या आ जाता है, ETH, अर्थात एथ। ये देखिए एथ। और आपको लास्ट में क्या लगाना है, इसमें सुफिक्स के रूप में ANE लगाना है, ANE लगाते ही इथेन बन जाएगा, ETHANE, इथेन। ठीक है, इसी प्रकार से आप इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या जोड़ते चले जाइए और नाम IUPAC के नियम के अनुसार से देते चले जाइए। अगर मैं यहां पर देखिए
एक कार्बन के परमाणु को और जोड़ देता हूं, ये जोड़ दिया मैंने, देखिए यहां पर ये बना दिया। तो अब इसका सूत्र क्या हो जाएगा, अब इसका सूत्र हो जाएगा, देखिए क्या बन जाएगा, 1 2 3, 3 कार्बन के परमाणु हो गए हैं यहाँ पर। हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए हैं, 3 4 5 6 7 8। तो हाइड्रोजन के यहाँ परमाणु हो गए हैं 8। और नाम अब क्या रहेगा, इथेन नाम नहीं रहेगा अब यहाँ पर। 3 कार्बन के परमाणुओं के लिए क्या आ जाएगा, प्रोप, प्रोप, है ना। और क्या करना है फिर हमें, एक कलाबंद है सारे, एन लगा देना है, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन। अंग्रेजी में लिखे तो PROP, प्रोप, और क्या लगा देना है, एन लगा देना है, प्रोपेन। एक और उदाहरण लेते हैं, देखिए यहां पर मैं एक यौगिक ले रहा हूं, ये 2 कार्बन के परमाणु है, लेकिन यहाँ पे दोनों कार्बन के परमाणुओं के बीच जो आबंध है वो 2 है, द्विआबंध है। मुझे इसकी संयोजकता पूरी करनी है, संयोजकता पूरी करनी है तो 2 आबंध और बनाने पड़ेंगे। तो 2, एक तो यहाँ पे जोड़ दिया, एक यहाँ पे जोड़ दिया, 2 आबंध हो गए, 2 और 2 ये हो गए, 4 कुल आबंध हो गए। इसके 2 बने हुए हैं, इस वाले कार्बन के साथ मुझे 2 और जोड़ देने हैं, 4 हो गए। हाइड्रोजन जोड़ करके हाइड्रोकार्बन बना दो, इसको हाइड्रोकार्बन बन गया। इसका सूत्र लिख दीजिए, सूत्र बहुत आसान है, क्या सूत्र हो जाएगा, C2H4, C2H4। आते इसके नाम की ओर, नाम देने के लिए 2 कार्बन है तो एथ आ जाएगा, तो एथ हो गया। और द्विआबंध है कार्बन कार्बन के बीच में तो इन आ जाएगा, तो आप इन लगा दीजिए, लगा दिया मैंने इन, एथीन। अगर अंग्रेजी में लिखूं तो ETH तो हो ही गया 2 कार्बन के लिए, और ENE और लगना है इसमें सुफिक्स के रूप में, एथीन, तो एथीन। ऐसा उदाहरण है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध है। आइए अब हम एक ऐसा उदाहरण और देखें जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में त्रिआबंध आ जाए, तो नाम कैसे देंगे। ये देखिए 2 कार्बन के परमाणु हैं, 3 आबंध इसने इस कार्बन से बना रखे हैं, एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, इधर एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, बन गया कार्बन का यौगिक हाइड्रोकार्बन। नाम क्या है, सूत्र क्या है, सूत्र बता दीजिए सबसे पहले, C2H2 इसका सूत्र है। नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ आ जाएगा, 2 कार्बन के लिए एथ, और 3 आबंध कार्बन कार्बन के बीच में है तो आयन जुड़ जाएगा, आयन, एथाइन। ये देखिए एथाइन नाम हो जाएगा इसका। अंग्रेजी में लिखेंगे तो ETH तो लिखेंगे और YNE सुफिक्स के रूप में जोड़ देंगे, एथाइन। यहां पर मैं एक महत्वपूर्ण आपको जो रूल है वह भी बताना चाहूंगा। देखिए वह क्या है कि यदि किसी यौगिक में द्विआबंध और त्रिआबंध है तो वहां पर आप उस द्वि और त्रिआबंध की स्थिति अर्थात पोजीशन को भी दर्शाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर मैं एक यौगिक ले रहा हूं, ये देखिए कार्बन के यहां पर मेरे पास 5 परमाणु हैं और मैंने यहां पर इसमें द्विआबंध लगा दिया है, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध लगा दिया है। अब मुझसे कोई पूछता है कि इसका आप नाम बताइए, तो सबसे पहले मुझे इसकी संयोजकता पूरी करनी है। जब हम इसका नाम देंगे तो सबसे पहले कार्बन के परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे, कितने हैं। आप यहाँ पर कार्बन के परमाणुओं की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या आ जाएगा, पेंट आ जाएगा, है ना। और सारे के सारे कार्बन परमाणुओं के बीच में आबंध देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे क्या, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध है, द्विआबंध है तो आप यहां पर लगा देंगे पेंटीन, ई लगा देंगे लास्ट में, है ना। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना है कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में द्विआबंध यहां था तो पेंटीन शब्द आया, अगर हम यहां पर लगा देंगे तब भी पेंटीन ही आएगा, और यहां पर लगा देंगे तब भी पेंटीन आएगा। तो अंतर क्या हुआ, द्विआबंध को अलग अलग जगह लगाने का। देखिए यही बात यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है, हमें यह देखना है कि कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध कौन से कार्बन पर स्थित है। तो हमें द्विआबंध और त्रिआबंध की स्थिति देख करके कि वह कहां पर है, फिर हमें कार्बन के यौगिक का नाम निर्धारित करना है। जैसे मैं इस यौगिक का नाम आपको बताऊं तो यहाँ पर पहला कार्बन हो गया, कोई द्विआबंध नहीं है, फिर दूसरा कार्बन आया, यहाँ पर देखिए द्विआबंध आ गया। तो इस दूसरे कार्बन पे
द्विआबंध मौजूद है, तो आपको नाम देते समय आबंध की स्थिति स्पष्ट करनी है, उसकी स्थिति बतानी है आपको कहां पर है। तो इसका नाम सिंपल पेंटीन न होकर के क्या हो जाएगा, पेंट 5 कार्बन के लिए तो आप लगाएंगे, और हमें पता है कि डबल बॉन्ड जहां होता है उसके लिए हम इन लगाते हैं, और इन भी सफिक्स के रूप में लगाते हैं, तो इन जो है वो पीछे लगेगा, लेकिन उसकी स्थिति बतानी पड़ेगी पहले में भी कहां लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो द्विआबंध है वो कार्बन के दूसरे परमाणु पर जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जब हम नाम लिखेंगे तो हम उसकी स्थिति बताएंगे पेंट 2, और फिर द्विआबंध के लिए क्या लगाना होता है हमें, इन, तो यह नाम हो जाएगा इसका पेंट 2 इन है। अर्थात जो द्विआबंध है उसकी स्थिति देखनी है, उसकी पोजीशन देखनी है कि द्विआबंध कहां पर है, फिर हमें उसकी स्थिति के हिसाब से उसका नाम देना है। तो ये खाली पेंटीन नहीं होगा, इसको हम पेंट 2 इन कहेंगे तो ज्यादा सही होगा। तो इस प्रकार से हम आबंधों की स्थिति को भी स्पष्ट करेंगे। आबंध की स्थिति के अनुसार मैं एक और उदाहरण लेता हूं। देखिए यहां पर मेरे पास 6 कार्बन के परमाणु हैं और मैं इन सब में आबंध जोड़ रहा हूं। ये देखिए मैंने आबंध जोड़ दिया, इन सभी की संयोजकता मुझे पूरी कर देनी है। एक कार्बन का परमाणु 4 ही आबंध बना सकता है, 4 ही आपने गिन के रखने हैं, 4 से ज्यादा आपके आबंध नहीं होने चाहिए। और संयोजकता को पूरा करने के लिए हाइड्रोजन के परमाणु उससे जुड़ जाएंगे। ये देखिए ये जुड़ गए। अब हमसे कोई पूछता है कि इस यौगिक का नाम बताइए क्या है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन के परमाणुओं की संख्या को गिन लेंगे। अच्छे से याद करने के लिए हम उसको नंबरिंग कर देंगे, तो मैं यहाँ उनको नंबर भी कर देता हूं। नंबर 1 कार्बन परमाणु, नंबर 2 कार्बन परमाणु, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये 5वां कार्बन परमाणु है, 6ठा है। ठीक है, अब नंबरिंग करते समय भी आपको याद रखना चाहिए कि जो उसकी आबंध है उसकी स्थिति क्या है। ये अगला नियम, आप जब भी कार्बन के परमाणुओं की संख्या को गिन रहे हैं, नंबर दे रहे हैं, तो वहां पर आपको याद रखना होगा कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में जो द्विआबंध या त्रिआबंध आ रहा है ना, उसकी स्थिति कहां है, उसकी स्थिति को कम से कम नंबर देना है आपको। उस तरफ से हमको उसकी गिनती करनी है जिधर उस आबंध को कम से कम नंबर मिल रहा हो। अगर हम यहां पर देखें तो देखिए 1 2 3 नंबर पे त्रिआबंध आया है। ठीक है, तो हम इसकी जो कार्बन संख्या की जो गिनती है वो लेफ्ट से राइट में भी कर सकते हैं। हम नंबर इधर से भी तो दे सकते हैं, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, दोनों साइड से नंबर दे सकते हैं, लेकिन हमको इसकी स्थिति के अनुसार नंबर देना है कि इसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहां पर हम इधर से देते हैं तो देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, ये 6, तो रहेंगे तो 6 ही कार्बन। लेकिन जो द्विआबंध और त्रिआबंध है उसको कितना नंबर मिल रहा है, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ काउंट कर रहे हैं तो तीसरा नंबर मिल रहा है, जब राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तब भी तीसरे कार्बन पे है। तो यहां पर कहीं से भी हम गिनती कर रहे हैं बराबर है, तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया कि हम किधर से गिनती कर रहे हैं। अगर दोनों तरफ से बराबर है तो आप कहीं से भी उसको नंबरिंग कर सकते हैं, कहीं से भी आप उसको नंबर दे सकते हैं। अब हमारे पास इसके नाम की बात आती है कि इसका नाम कैसे देंगे। देखिए कार्बन के परमाणु की संख्या 6 है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे हेक्स लिख लेंगे, क्योंकि कार्बन के 6 परमाणु के लिए क्या आता है, हेक्स आता है। अब हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कितने आबंध है, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में देख रहे हैं कि त्रिआबंध आ रहा है। त्रिआबंध आते हमें पता है कि आयन लगाना होता है, हम यहाँ पे आयन लगा दें, लेकिन आयन लगाने से ये तो निर्धारित हो गया कि ये हेक्साइन है, लेकिन ये पूरे तरीके से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी इस त्रिआबंध की स्थिति नहीं दर्शाई। दिखा तो दिया कि तीसरे नंबर कार्बन के साथ है, तो हम इसको लिखना भी है। लिखना कैसे है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा ये तो गलत हो गया हेक्साइन, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हेक्स लिखेंगे। ये हमने हेक्स लिखा, ठीक है। फिर हम उस द्विआबंध या त्रिआबंध की स्थिति को लिखेंगे, और शब्द और अंक में अंतर करने के लिए हम उनके बीच में डैश लगाएंगे। याद रखना है, डैश लगाना है शब्द और अंक के बीच में अंतर करने के लिए। हेक्स हो गया।
फिर से हमें क्या करना है, उसकी पोजीशन हमने लिख दी है। अब हम सुफिक्स के रूप में जो 3 आबंध उसके लिए आने वाला जो शब्द है आइन वो और जोड़ना है। तो हेक्स 3 हो गया और आइन और जोड़ देना है। ये देखिए हेक्स 3 आइन, यह नाम हो जाएगा इसका, हेक्स 3 आइन। इंग्लिश में लिखेंगे तो हेक्स फिर 3 फिर YNE, हेक्स 3 आइन, ये इसका नाम रहेगा। तो आपको नंबरिंग देनी है तो भी आबंध की स्थिति को देखकर देनी है, बॉन्ड कहां पर है उसके अनुसार देनी है। आपको नाम देना है तब भी आप उसकी स्थिति को वहां पर दर्शाएंगे कि आपने जो द्विआबंध और त्रिआबंध है उसकी स्थिति क्या है, आप वह दर्शाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने सीधी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन के IUPAC सिद्धांत के अनुसार नामकरण के बारे में पढ़ा। आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी आपकी समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए। लेकिन सबसे जरूरी है इन नामकरण में अभ्यास का होना। आप किसी भी कार्बन के यौगिक जो सीधी श्रृंखला वाला है, आप उसका सूत्र लिखिए, उसका नाम लिखिए, बार बार अभ्यास करिए। आप जितना अभ्यास ज्यादा करेंगे आपको उतना ही ज्यादा ये समझ में आएगा। इसके बाद हमारे पास शाखीय श्रृंखला वाले अर्थात ब्रांच्ड चेन हाइड्रोकार्बन और चक्रीय हाइड्रोकार्बन का नामकरण और बचता है, वो हम आने वाले लेक्चर के अंदर अध्ययन करेंगे।